नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ग्रेविटेशन का चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है ना। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी देख लिया है, एक एमसीक्यू वाला भी देख लिया है। अब इसका दूसरा पार्ट ही देखेंगे एमसीक्यू वाला, ठीक है। फिर ये अपना पूरा गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसके संबंध में देखना, गुरुत्व के अधीन गति के संबंध में दो हम लोगों ने इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखा है। एक क्या देखा, इसका न्यूमेरिकल सीरीज देखा, ठीक है। कौन सा सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज। और तीसरा देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में दो सेट मिलेंगे। पहले सेट को हम लोगों ने क्या किया है, कर लिया है। अब ये सेकंड सेट देखेंगे इसका, ठीक है। तो हर टॉपिक का यही फॉर्मेट होगा। पहले आपको थ्योरी लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, थ्योरी लेक्चर। फिर उसके बाद क्या दिया जाएगा, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू सेक्शन देने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, पहले सेट और दूसरे सेट के आधार पे, ठीक है। कौन से कोर्स में ये मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा 399 का जो प्रयोगशाला परिचारक का बैच हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगे। 11 से 12 रोज लाइव लिया जाता है पीसीबी का, किसके द्वारा, मनीष सर जी के द्वारा, ठीक है। और सीजी की क्लास 12:30 से 1:30 बजे तक दिया जाता है, किसके द्वारा, सीजी की क्लास योगेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। समझ में आया। तो ये दो आपको क्लासेस डेली लाइव देखने को मिलेंगे। अभी दो सब्जेक्ट हम लोगों ने चालू किया है, फिजिक्स को लेकर के और बायोलॉजी को, है ना। तो एक एक टॉपिक दोनों में हम लोग कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी का ये क्लास रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों जा रहा है। फिजिक्स का भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, एक चैप्टर खत्म हो गया है। इसके अलावा आप लोग और अधिक लेवल के क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं जो एनसीईआरटी के बेसिस पे हो, या और 10वीं लेवल से थोड़ा सा ऊपर 12th लेवल तक के क्वेश्चन हो, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज लाए हैं 99 रुपए में। ऐप में जाकर के देखोगे तो मिल जाएगा। तो थ्योरी वाला सेक्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल सीरीज करना है, एमसीक्यू लगाना है। उसके बाद आप लास्ट में क्या दोगे, टेस्ट दोगे। इससे होगा क्या, आपका आकलन हो जाएगा कि टेस्ट किस लेवल पे आप दे रहे हो, है ना। कितने यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं और उन स्टूडेंट के बीच आपका रैंक कितना आ रहा है। तो 3-4 चीजें आप एक ही बार में यहाँ पे समझोगे, ठीक है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये पूरा इंफॉर्मेशन था। अगर और चाहिए होगा जानकारी तो आप क्या कर सकते हैं, 87701230123687 संस्थान के नंबर से फोन लगा करके आप पूछ सकते हैं, है ना, इस कोर्स के बारे में, जानकारी के बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या करती हैं, गुरुत्वाकर्षित करती हैं। एक चचा थे हमारे, कौन से, न्यूटन चचा, जो क्या किए थे, बैठे थे, है ना, किसके नीचे, पेड़ के नीचे। और अचानक से क्या गिरा, सेब गिरा। तो सेब गिरा, फिर क्या हुआ, पता चला कि कोई भी वस्तु जो है वो कहाँ गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है। तो ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया। लेकिन उसके पहले भी हमारे वैदिक संस्कृति में इतने लोग सक्षम हो गए थे कि वो बता सकते थे कि कौन सा चीज अगर गिर रहा है तो वो क्या नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। ये पहले ही बता दिया था, किसने, गुप्तोत्तर काल में, जो गुप्तोत्तर काल में एक थे, है ना। गुप्तोत्तर काल में कौन से काल से संबंधित थे, गुप्तो के बाद वाले गुप्तोत्तर काल। कौन थे जी, ब्रह्मगुप्त। कौन थे, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। कहां से थे, गुप्तोत्तर कालीन ब्रह्मगुप्त। उनकी पुस्तक थी ब्रह्मपुष्ट का सिद्धांत, ठीक है।
ब्रह्मपुष्ट का सिद्धांत। तो इसमें क्या था, ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या बताया कि कोई भी पिंड जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आके गिरती है, किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुण के कारण। ठीक है, तो ये न्यूटन से पहले ही बता दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा। उनकी इस पुस्तक का नाम क्या है, ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत। उसमें इन्होंने बता दिया था कि कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना, यही पढ़ते हो। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था जी, तो किसने दिया था, आइजक न्यूटन ने दिया था। किन्होंने दिया था, आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया था। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताया था, कोई भी अगर पिंड है तो इन दोनों पिंडों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपात समानुपाती होगा। ठीक है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक, क्लियर। तो किसने दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सबसे पहले आइजक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, न्यूटन के द्वारा किया गया था। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहलाता है, एफ जो होगा वो जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या नियम कहलाता है, न्यूटन का सार्वभौमिक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वभौमिक नियम कहने का क्या मतलब है, ये रूल अगर रायपुर में लागू हो रहा है तो ये रूल कहां लागू होगा, अमेरिका में भी लागू होगा। अमेरिका में भी सेम इसी रूल के आधार पे क्या निकालोगे, गुरुत्वाकर्षण निकालोगे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू जितना रायपुर में होगा उतना अमेरिका में भी होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सार्वभौमिक नियम कहा गया। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया, न्यूटन ने। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। जो अंतरिक्ष यात्री हैं, देखना अगर देखे होगे, है ना, तो क्या करते हैं जी, एक कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं और चल तो नहीं पाते, क्या उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, या सीधे खड़े नहीं रह सकते, है ना। तो इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते, तो उसका एक रीजन क्या है जान रहे हो, कि वहां पे गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। कहाँ पे, अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में क्या नहीं होता जी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता, इसी कारण कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या नहीं हो पाता, सीधे खड़े नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व के कारण होता है। ठीक है, अगला देखो, पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है। मान लो ये क्या है, सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या होता है, एक एरोप्लेन आ जाता है, इसी कक्षा में एरोप्लेन क्या करेगा, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा एरोप्लेन। ठीक है, अब इस एरोप्लेन में यहाँ खिड़की में एक बैठा व्यक्ति क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, और इसके हाथ से अचानक सेब गिर जाता है। तो जिस गति से इस कक्षा में ये घूम रहा है, कौन, एरोप्लेन, उसी गति में जो ये सेब छोड़ा गया है, उसी गति में ये सेब भी क्या करेगा, इसके चारों ओर घूमेगा। ठीक है, इसी की गति के बराबर घूमेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो क्या हो गया, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में क्या होगा, गतिमान होगा, ना कि उसकी गति से कम होगा, ना ही उसकी गति से अधिक होगा। जितना अंतरिक्ष यान के साथ साथ घूम रहा है उसी गति से सेब भी क्या करेगा, गतिमान होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया यहाँ। चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, पांचवें नंबर का।
छठवें नंबर का देखा, क्या बोला जा रहा है कि पीसा क्या है, एक मीनार है ना, जो कौन सी कंडीशन में देखो झुकी हुई है। इसका मतलब देखो, अगर आप फोटो में देखे भी होगे है ना, तो एक मीनार है और ये कैसी रहती है, ऐसी झुकी हुई रहती है। तो कोई भी चीज अगर झुकी हुई है वो तो सीधा सीधा जमीन में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किस कंडीशन के कारण? इसका जो गुरुत्व केंद्र है, मतलब कोई भी पिंड है, इस पिंड का अगर केंद्र पूछा जाएगा, ये यहां से अगर कोई ऐसे पिल्लर खड़ा किया जाएगा तो ये इधर नहीं आएगी ना इधर नहीं आएगी, सीधा चुपचाप खड़े रहेगी। ठीक है, तो पीसी हुई जो मीनार है, ठीक, पीसा जो है वो झुकी हुई है, फिर भी क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं गिरती। इसका कारण क्या है? इसके केंद्र से होकर के जाती है ना। एक जो रेखा जाएगी वो क्या जाएगी, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर के जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन में है देखो, ठीक है। वह शीर्ष भाग में पतली है क्या, ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करेगी? नहीं भाई, इसके गुरुत्व केंद्र से अगर आप कोई उसका मुख्य अक्ष जा रहा है तो उस तल में क्या होगा, वो स्थिर होगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में होगा, तो निम्नतम स्थिति मतलब यहाँ पे बोल दिया जाए, है ना, तो निम्नतम स्थिति तो इधर से थोड़ी जा रहा है भाई, कहाँ से जा रहा है, इसके सेंटर वाले भाग से। तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचा, कौन सा ऑप्शन बच रहा है देखो, ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा है। क्या बोला जा रहा है कि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर लाइन तल के क्या होती है, अंदर रहती है। ठीक है, मतलब इसका जो गुरुत्व केंद्र है वहां से ही इसके पिल्लर को बनाया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन के आधार पे खींचा जाता है, तो उसका जो केंद्र है वहां से ही उसका ऊर्ध्वाधर तल है या ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 7वें नंबर का देखो, क्या बोला जा रहा है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, किसके किसके बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है, उसके स्थान पर उसको दुगुना कर दिया जाता है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा। तो इसको देखो, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी, दूरी को क्या कर रहे हैं, दो गुना कर रहे हैं, दूरी को दो गुना कर रहे हैं, मतलब जो आर है वो कितने गुने के बराबर हो रहा है, 2r के बराबर हो रहा है। जो दूरी है r वो कितने गुने के बराबर हो रहा है, 2r के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो F1 करके ले लेते हैं, G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर के जगह आप क्या रखेंगे हम लोग, 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। इसको और एलिब्रेट करो, G इंटू M1 M2 बाई 2 दूनी 4r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को डिवाइड करो भाई, किसको किसको, F को और F1 को। तो यहां से G इंटू M1 M2 आर स्क्वायर कट जाएगा क्या, G इंटू M1 M2 आर स्क्वायर, बचेगा क्या, 4 बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 बच रहा है, 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 बच रहा है मतलब 1/4 हो रहा है। तो F की वैल्यू जो है, ठीक, वो 1/F1 की वैल्यू 1/4 F के बराबर दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है, जो भाग है वो किसके भाग के बराबर हो रहा है, चौथे भाग के बराबर हो रहा है। कौन से भाग के बराबर, चौथे भाग के बराबर। F1 की वैल्यू 1/4 F के बराबर हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन में है देखो, अब जितना था उसका दुगना होगा क्या, नहीं। अब जितना था उसका 4 गुना होगा, नहीं। अब जितना था उसका चौथा भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में भी देख चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है ना। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जितना है उसका क्या हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु
ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, ऊपर से कोई वस्तु को गिराया जाता है जमीन पे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा कि कोई वस्तु ऊपर से जो गिर रही है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो उसके लिए अपने को जानना पड़ेगा कि निर्वात जो है, निर्वात की स्थिति मतलब क्या, जहां पे हवा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। जो थोड़ी बहुत भी हवा रहेगी इसके माध्यम में, उन हवा को क्या किया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कौन सी स्थिति बन जाएगी, निर्वात की स्थिति। निर्वात की स्थिति में कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो भार में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है, किस कंडीशन में, निर्वात की स्थिति में। निर्वात की स्थिति मतलब क्या, हवा जितना भी रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो वस्तु है वो सीधा सीधा जमीन में गिर रही है तो भार क्या दिख रहा है अपने को, अपरिवर्तित दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में है, भार अपरिवर्तित दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन से कंडीशन, निर्वात की कंडीशन। ठीक है, अब देखो इसी के बेस पे 2-3 एमसीक्यू अपने को देखने को मिलेगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h से निकालते हैं, है ना, 2g h से निकालते हैं। तो v स्क्वायर बराबर, अगर उसका इनिशियल वैल्यू देखो, एक पंख एक रबर को गेंद से निर्वात में छोड़ा जा रहा है, मतलब u का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब फाइनल आंसर क्या आया, v स्क्वायर बराबर 2gh। तो ये किसी भी प्रकार से m पे या द्रव्यमान पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही है, किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं कर रही है द्रव्यमान। ठीक है, तो अब एक पंख को, एक रबर की गेंद को या एक लकड़ी को निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है। एक समान ऊंचाई मतलब h को सेम रखा जाता है, तब के कंडीशन में क्या होगा, जितने भी वस्तु हैं वो जमीन में एक साथ आकर के पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि ज्यादा द्रव्यमान का वस्तु पहले पहुंच जाएगा या कम द्रव्यमान का वस्तु पहले पहुंच जाएगा। अगर उसका हाइट समान है, देखो एक समान ऊंचाई से फेंका जा रहा है, तो तीनों जो है वो एक साथ कहां पहुंचेंगी, जमीन पे पहुंचेंगे। तीनों क्या पहुंचेंगी, एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। कौन सा, एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, क्या हो जाएगा, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, पंख सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा क्या, नहीं। रबर की गेंद पहले पहुंचेगा जमीन पर, ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। तीनों क्या पहुंचेंगी, एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में देखो, ऑप्शन नंबर डी में तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट को बना करके अगला क्वेश्चन बनाया गया है, देखो लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। अब यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, v स्क्वायर, u का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है, प्लस 2gh, अगर h को फिक्स कर दिया जाए, v स्क्वायर बराबर 2gh, h को फिक्स कर दिया जाए तो जितने भी वस्तु हैं सब कहाँ जाएंगी, पृथ्वी तक एक साथ आकर के पहुंचेंगी, पृथ्वी में एक साथ आकर के पहुंचेंगी, गिरेंगी। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, तो तीनों एक समान पहुंचेंगे, है ना, मतलब सभी साथ साथ में पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 10 का सही हो जाएगा। 10 का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या बोला गया है कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, सभी क्या पहुंचेंगे, साथ साथ पहुंचेंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन देखो बदल गया, क्या बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, ना कि कौन से कंडीशन में, निर्वात की कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, निर्वात। अगर निर्वात के कंडीशन में गिराते तो जितने भी m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, m3 द्रव्यमान, अगर इसका 10 किलो, इसका 5 किलो, इसका 1 किलो हो, है ना, तो भी ये क्या पहुंचेंगे, सभी एक समान पहुंचेंगे, एक ही समय में पहुंचेंगे, अगर निर्वात का कंडीशन हो।
लेकिन हवा का कंडीशन अगर होगा, हवा का कंडीशन होगा मतलब निर्वात का कंडीशन अब नहीं रहा, वहां पे क्या आ रहा है, रास्ते में प्रतिरोध आ रहा है। तो प्रतिरोध आ रहा है तो जितना द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, जैसे ये 10 किलो है, ये 5 किलो, 10 किलो और 5 किलो, तो सबसे पहले कौन जमीन पे गिरेगा, जो 10 किलो वाला चीज है वो पहले जमीन पे गिर जाएगा। मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, पहले जमीन पे गिरेगा। अगर निर्वात का कंडीशन रहता तो दोनों साथ साथ गिरते, लेकिन हवा का कंडीशन है, प्रतिरोध का यहाँ पे कंडीशन है, तब जो ज्यादा द्रव्यमान का वस्तु है वो पहले गिर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के देखो यहाँ पे बनाया गया है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, ठीक है, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। अब जो जितना भारी होगा वो उतना पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर। तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कौन पहले पहुंचेगा, तो लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी भाई, क्योंकि लोहे का जो वजन है ना, निर्वात में अगर रहता तो सीधा सीधा गिर जाता है, लेकिन ये निर्वात वाला कंडीशन पूछा है क्या, नहीं। कौन सा कंडीशन पूछा है, हवा में। तो हवा में लोहे का गेंद कम ठहरेगा, मतलब प्रतिरोध का कम प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा सीधा वो जमीन पे पहले पहुंच जाएगा। किसकी तुलना में, लकड़ी की गेंद की तुलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। पहला कौन गिरेगा, लोहे का गेंद गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि दो गेंद ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ क्या किया जाता है, गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसमें देखो, इसमें देखो, है ना, ए की गेंद है, बी की गेंद है, ए का द्रव्यमान 10 किलो है, बी का द्रव्यमान कितना है, 1 किलो है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अपने को क्या दिया है, देखो 20 मीटर की ऊंचाई, मतलब दोनों का क्या है, ऊंचाई क्या है, समान है। एक देखो 10 किलोमीटर 10 केजी का है, एक है 1 केजी का, लेकिन इन दोनों का हाइट जो है वो 20 मीटर के हाइट से फेंका जाता है। तो अपन निकालते कैसे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS, है ना। लेकिन u तो यहाँ पे जीरो है, इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो क्या आ जाएगा, 2GH आ जाएगा। लेकिन h तो फिक्स है ना रे भाई, h कितना है, फिक्स है, फिक्स है मतलब कितना, 20 मीटर दोनों है। तो h जब फिक्स है तो जो वस्तु है वो क्या करेंगी, एक साथ तो आकर के गिरेंगी, है ना। तो समान हाइट के कारण भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण, हाइट के कारण। ठीक है, द्रव्यमान पे कहीं पे डिपेंड कर रहा है क्या, इस फॉर्मूले में आपको द्रव्यमान कहीं पे दिख रहा है, तो m तो दिख नहीं रहा है, तो द्रव्यमान पे तो डिपेंड नहीं करेगा। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके हाइट के ऊपर। तो हाइट तो दोनों का समान है, जब दोनों का हाइट समान है तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया कि भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। क्या बोल रहा है, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास आकर के स्वतंत्र रूप से गिरेंगी, तो कौन सा कंडीशन होगा। तो सबसे पहले देखो, जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है, उन द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह से स्वतंत्र रूप से गिरेंगी। तो जब ये पार्टिकल जो है वो स्वतंत्र रूप से गिरेंगी तो इसका वेग कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वेग जितना, अगर वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस वाले कंडीशन में भी 2 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ बीच वाले कंडीशन में भी वेग का मान कितना रहेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। जब ये पहुंच जाएगा तो उस तक क्या होगा, वहां पे भी वेग का मान 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कहां से, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को कहां से फेंकोगे, चंद्रमा की सतह से फेंकोगे। ठीक है,
तब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी क्षण जो है, किसी भी क्षण क्या दिख रहा है आपको, वेग में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, वेग चेंज में नहीं दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, उसका वेग परिवर्तन नहीं होगा। कौन से कंडीशन में, जब चंद्रमा की सतह से फेंका जा रहा है अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को, तो ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है ना, ये थोड़ा सुधार लेना, कितना है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, 1/6, ये तो हम लोग समझते हैं। चंद्रमा पर भार बराबर कितना होता है, भार या वजन बराबर 1/6 गुणित पृथ्वी पर भार। कहां पर भार, पृथ्वी पर भार, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपने को। तो पहला स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह क्या नहीं होता जी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ठीक है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा क्या, ये गलत दिख रहा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कैसे नहीं होगा, ये तो यही स्टेटमेंट बोल रहा है कि चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6 गुरुत्वाकर्षण के बराबर होगा, मतलब G/6 होता है, ठीक है। तो ये G कहाँ है, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर G का मान मान लो 9.8 है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 9.8/6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है क्या, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का ही क्या है, उपग्रह है। तो ये कारण अपने को गलत दिख रहा है, लेकिन कथन क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में है देखो, कथन तो सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण क्या दिख रहा है अपने को, गलत दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी पिंड का भार, ठीक है, किसी पिंड का भार कहाँ पे सर्वाधिक होता है, याद करो जब मैं बता रहा था आपको, ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव पर क्या होगा, किसी भी पिंड का वैल्यू सबसे ज्यादा, या जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, ठीक है। और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। जी पर, ध्रुव पर सबसे ज्यादा अधिक होगा, भार का वैल्यू अधिक होगा, लेकिन यहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, किसी पिंड का भार कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ध्रुव पर क्या दिख रहा है अपने को, सर्वाधिक दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है, ध्रुव पर सर्वाधिक दिख रहा है। मानव शरीर का भार होता है कहाँ पे अधिकतम होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा मानव शरीर का भार कहाँ पे अधिकतम होगा, तो ये होता है ध्रुवों पर, ठीक है। कहाँ पे, ध्रुवों पर। जी डैश की वैल्यू जी आ रही थी, है ना, इसका थ्योरी वाला सेक्शन हम लोगों ने देखा था, तो वहां पे पूरा क्लियर कट पूरा समझाया था कि कैसे घूर्णन गति से जी डैश की वैल्यू जी आ रही है और यहाँ पे जी का वैल्यू कम आ रहा है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा इसका, या घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे जो अपकेंद्र बल लगता है ना, कहाँ पे घूर्णन गति के लिए एक चाहिए उसको, कोई पिंड है, घूर्णन गति के लिए उसको चाहिए कौन सा, सेंट्रल पिटल फोर्स, जो केंद्र की ओर लगता है ना, केंद्र की ओर लगेगा। जब केंद्र की ओर लगेगा तो इसका जो मान है, केंद्र की ओर जो बल लग रहा है अपकेंद्र बल, उसके बल में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। जब इसके मान में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। थ्योरी वाला सेक्शन में इसको हम लोगों ने कर लिया था, डायरेक्ट एमसीक्यू करोगे समझ में नहीं आने वाला है, इतना मान के चलो, है ना। और अगर थ्योरी वाला सेक्शन किए हो तो इस सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। ये सब हम लोगों ने एक एक बार देख भी लिया है थ्योरी वाले सेक्शन में।
एक ऊंची मीनार से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 सेकंड के बाद निकाल लो जी, क्या क्या वैल्यू दिया है, v का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेग निकालना है अपने को 3 सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा छूटा हुआ है, 3 सेकंड में उसका वेग ज्ञात कीजिए। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो ए की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पहचानोगे, ये त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना। तो ए का वैल्यू दिया है 9.8 और टी का वैल्यू आपने को क्या दिया है 3 सेकंड। तो v निकाल सकते हैं, क्या वेग निकाल सकते हैं, क्या होता है u प्लस ए टी, है ना, v प्लस। तो v बराबर देखो u का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कहीं पे दिख रहा है, एक ऊंची इमारत से गेंद को गिराया जाता है, मतलब फ्री फॉल के कंडीशन में गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा u0। a का वैल्यू अपने को क्या दिख रहा है 9.8 और t का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को 3। ठीक है, t का वैल्यू कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो इस वाले चीज से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होगा, तो 98 दूनी 196, 196 का फिर 198, उसमें एक 98 जोड़ोगे तो कितना आएगा 294 के आसपास आ रहा है, 294। लेकिन यहाँ पे देखो एक दशमलव है क्या एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे भी एक संख्या के बाद क्या लगेगा दशमलव। तो 29.4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या, ये सही हो जाएगा, है ना, 29.4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29.4 ऑप्शन नंबर सी। 19वां देखो, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा, किसके कारण, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। तो त्वरण का वैल्यू क्या होता है जी, या ए की वैल्यू क्या पूछ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, त्वरण पूछ रहा है ना, तो ए का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन देखो विनाशकारी भूकंप के कारण, लेकिन यहाँ आंसर देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो एक और इधर, दो इधर और हो जाएगा। मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा, तो 9.8 का क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा, है ना, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यूनिट को चेंज करना था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, विनाशकारी भूकंप के कारण गुरुत्व के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 20वां नंबर का, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम। तो एक चीज बताया था क्या, मैं याद करो द्रव्यमान का मान, है ना, कहीं पे बदलेगा, द्रव्यमान का मान कहीं भी बदलेगा क्या, तो नहीं बदलेगा। कैसे याद कराया था, द्रव्यमान को याद रखना शक्तिमान, और शक्तिमान जो है पृथ्वी पर जाओगे, समुद्र में जाओगे, आकाश में जाओगे, कहीं पे भी इसका मान नहीं बदलेगा। किसका मान बदलेगा, वजन का मान बदलता है। ठीक है, तो किसका मान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, चेंज कौन होगा, वजन हो जाएगा। तो जो उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 केजी है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 केजी ही होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। और 100/6 मत कर देना भाई, है ना, अगर भार पूछा जाएगा तब ये 100/6 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता। ठीक, तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 100 किलोग्राम। भारहीनता की स्थिति, भारहीनता किस में होती है, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता की स्थिति कब होती है जी, तो भारहीनता की स्थिति देखो कब होगा, भारहीनता की स्थिति जब उसमें जो ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब जी शून्य हो जाएगा तो पिंड जो है फ्री फॉल घूमेंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ऐसे ही टकरा जाएंगे, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, शून्य, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण कोई भी पिंड क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। तो भारहीनता किसमें होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण क्या होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। भारहीनता की स्थिति किसके कारण होती है,
तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। बाईसवां नंबर का क्वेश्चन देखो, पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? देखो इतना स्पीड घूम रहा है 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में वो कितना 4400 किलोमीटर के आसपास जा रहा है ना अपनी दूरी में, फिर भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि इतना स्पीड से जा रहा है। तो क्यों पता नहीं चल रहा है? क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, देखो पृथ्वी अपने घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते। किसके कारण? क्योंकि वह अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा क्या हो जाएगी, उसकी गति शून्य हो जाती है। ठीक है, तो गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति क्या हो जाएगी, हमारी गति की अपेक्षा क्या होती है, शून्य होती है। तो गति शून्य होने के कारण हम लोग को ये पता नहीं चलता कि ये 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रहा है, फिर भी हम लोग को क्या लगता है कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है। उसकी तुलना में हमारी गति जो हो जाएगी वो नेगलेक्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखो किसके कारण हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है जी? तो अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। हमारी गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, किसके कारण? पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इतना स्पीड होने के बाद भी ये क्या दिख रहा है अपने को, पता नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा कि तो जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, टकराने लगेंगे और द्रव्यमान इनका क्या हो जाएगा, देखना द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा और एक दूसरे से कण टकराने लगेंगे। तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान बदलता है क्या? द्रव्यमान को शक्तिमान से याद किए थे और शक्तिमान कहीं नहीं बदलेगा भाई, है ना, याद रखना इस तरीके से। तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक, वो नहीं चेंज होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक जो त्वरण प्रदान करता है वो क्या कर रहा है, दे करके रखता है। ठीक, इस त्वरण को क्या बोलेंगे, घूर्णन गति के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कोई कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी के नीचे पर नहीं गिरता। मतलब ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक कक्षीय गति में क्या कर रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, और घूमने के लिए उसको एक गति चाहिए, घूर्णन गति, जो कहां से मिलता है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता है, अभिकेंद्रीय बल से मिलता है। अब वही अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण एक दूसरे से क्या करके रखा है, उसको आकर्षित करके रखा है, जिसके कारण ये उपग्रह जो है वो गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसको क्या करता है, आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। उस त्वरण को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसकी गति के लिए उसको क्या मिलता है जी, अभिकेंद्रीय त्वरण मिल जाता है, जिसके कारण वो गिरता नहीं है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है? तो अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वह ऐसा किस कारण करता है भाई? तो किस कारण से करता है, उसके अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना, मतलब सॉरी केंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, केंद्राभिमुख बल के कारण, या इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको आवश्यक एक त्वरण प्राप्त होता है, उस त्वरण को क्या बोलते हैं, उस त्वरण को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे। और उसके आधार पे एक बल लगेगा जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्राभिमुख बल।
ठीक है, जिसके कारण कोई भी उपग्रह जो है वो गिरता नहीं है। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति कर रहा है, यह केंद्राभिमुख बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो केंद्राभिमुख बल कहां से प्राप्त होगा जी? तो केंद्राभिमुख बल कहां से प्राप्त होगा? एक पृथ्वी जो है वो उपग्रह के केंद्राभिमुख बल लगाता है, किसके कारण? उसकी घूर्णन गति के कारण। ठीक है, किसके कारण? उसकी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर एक बल लगाता है, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भू उपग्रह के बारे में बताया था, जियो सैटेलाइट के बारे में बताया था कि वो पृथ्वी से कितने हजार किलोमीटर के ऊपर रहेगा? 36,000 किलोमीटर के ऊपर होएगा, और उसका जो लंबवत घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगी। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 27वां देखो, पृथ्वी की ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, है ना, नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में देखेंगे। तो गुरुत्व जो है चारों में से सबसे प्रबल है, ये स्टेटमेंट ही पहला गलत है। जो गुरुत्व बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा बल है जी? क्षणिक बल है। गुरुत्व बल कैसा बल है? एक क्षणिक बल, क्षणिक बल है, या इसको क्या बोलेंगे? क्षीण बल है। ठीक है, मतलब सबसे कम लगने वाला बल है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे प्रबल बल है, तो यही स्टेटमेंट अपने को क्या दिख रहा है? गलत दिख रहा है। बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है? सही दिख रहे हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय सिर्फ क्या करेगा? विद्युत आवेश वाले कणों पर लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पे करेगा। दुर्बल नाभिकीय बल ये क्या करेगा? विघटन नाभिकता के कारण होगा। और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित करने के लिए लगता है, जिसमें से आप देखे होंगे नाभिकीय बल के कारण नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, है ना। और नाभिकीय संलयन और विखंडन से बहुत सारी क्या होगी? एक परमाणु बम बनेगा, बम बनेगा। सूर्य में नाभिकीय संलयन से बहुत सारी ऊर्जा, हाँ, है ना, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे? ऊर्जा मुक्त होंगे। तो ये सब किसके कारण होता है जी? नाभिकीय बल के कारण होता है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चारों बलों में से सबसे प्रबल बल कौन सा है, पूछा गया है। तो देखो ये चारों में से प्रबल बल गुरुत्व बल नहीं है, सबसे क्षीण बल है। ठीक है, सबसे कम लगने वाला बल है या क्षीण बल है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? तो कल ही बताया था कि W बराबर mg प्लस माइनस ए से निकालते हैं, और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो mg प्लस क्या हो रहा है? ma। ठीक है, तो W बराबर भार बराबर क्या होता है? mg। W या भार बराबर क्या होता है? mg। इसमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मतलब ये 100 रुपया है, इसमें 20 रुपया और बढ़ गया, तो टोटल जो पहले वैल्यू 100 रुपए की थी अब कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। यही बोल रहा है W बराबर mg प्लस ma हो रहा है। तो ये पहला बल जो भार था वो इनिशियल भार था, इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? और ऐड हो रहा है। तो इससे भार क्या दिख रहा है अपने को? भार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। भार क्या हो रहा है? बढ़ते हुए दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो कहाँ है देखो, जब ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही है तो व्यक्ति को अपना भार क्या लगेगा? कम लगेगा, अधिक नहीं लगेगा, है ना। एक समान त्वरित गति से नीचे जा रही है तो उसका भार क्या दिखेगा? कम दिखेगा। समान वेग से ऊपर जा रही है ना, तो समान वेग से ऊपर जाएगी तो भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो समान वेग से ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो तो क्या हो जाएगा? W बराबर एम जी। ठीक है, एम जी प्लस यहाँ पे देखो ए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ए का वैल्यू 0, तो W बराबर क्या दिख रहा है अपने को? mg। मतलब भार क्या दिख रहा है? अपरिवर्तित दिख रहा है,
किस कंडीशन में, जब समान वेग से वो ऊपर जा रहा है या समान वेग से नीचे जा रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो भार कब अधिक महसूस होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखो सरल लोलक की कालावधि के बारे में टाइम पीरियड वाले सेक्शन में देखते हैं, किसके बारे में, लोलक की कालावधि। तो लोलक की कालावधि क्या होती है, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। क्या होती है, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे देखो पहला क्या बोल रहा है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। तो इस फॉर्मूले में आपको कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है क्या, द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। देखो एल यहाँ पे दिख रहा है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर कर रही है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समय के ऊपर कहीं पे टी दिख रहा है, नहीं। तापक्रम के ऊपर नहीं। तो क्या दिख रहा है, सिर्फ लंबाई के ऊपर निर्भर कर रही है। टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। तो एल का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, मतलब लंबाई ही यहाँ पे क्या कर रहा है, लंबाई के ऊपर ही निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखो, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि इनका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवर्तकाल जब बढ़ जाएगा तो ये क्या बोलेंगे, स्लो गति से चलेंगे। कैसे बढ़ेगा, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रहा है तो इसका आवर्तकाल भी क्या हो रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है। जब लंबाई बढ़ रहा है तो इसका आवर्तकाल भी क्या दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है। तो गर्मी के दिन लंबे होते हैं, इसके कारण है क्या, नहीं। लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण लोलक घड़ियां क्या हो रही है, सुस्त हो जा रही है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम लोग कैसे इलिब्रेट कर सकते हैं, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नहीं लगेगा। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर का, क्लास होने दो फिर बता रहा हूँ, है ना। तो 31 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरीके से इसको देखो, एक लड़की है और लड़की ऐसे तो झूला नहीं झूलेगी, है ना, भूतनी रहेगी। देखे होगे भूत वाला पिक्चर, तो झूला रहता है, एकदम आता है अचानक से, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो उसमें कौन बैठी रहती है, भूत बैठे रहती है। चलो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये देखो रस्सी है, ये उसका पटरी है, और यहाँ पे एकदम भूतनी टाइप के ये क्या हुई है, बैठी हुई है। इसका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, तब ये भूतनी टाइप के दिखेगी। ठीक, अब ये बैठी हुई है चुपचाप झूले में। अब यहाँ पे अपने को पता क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब भूत बैठी है तो उसका जो सेंटर वाला है, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट ये जस्ट उसके ऊपर है, तो इसके लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना कम लंबा होगा, है ना, उसका आवर्तकाल उतना कम होगा। लेकिन जिसका लंबाई जितना ज्यादा होगा उसका आवर्तकाल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ये बैठी हुई है, तो बैठी हुई है, मान लो ये 6 फीट की है, तो 6 फीट की है, बैठी हुई है, तो 3 फीट इसका नीचे और 3 फीट ऊपर, फिर 3 फीट में आधा करोगे तो ये 1.5 के आसपास आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लड़की खड़ी हो जाती है तो ये अब 6 फीट की है, तो उसका सेंटर पॉइंट सीधा सीधा कितना, 3 फीट के आसपास आ जाएगा। तो ये 1.5 फीट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना फीट हो रहा है, 3 फीट हो रहा है। तो अब के कंडीशन में क्या, इसका लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया तो इसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लड़की खड़ी हो गई है तो सीधा सीधा देखो, लड़की जो है वो झूला में झूल रही है, अगर वो खड़ी हो जाती है, तो खड़ी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आवर्तकाल पे। तो सीधा सीधा अपने को क्या पता चल रहा है, लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो उसका जो लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खड़ी हो जाएगी तो उसका लंबाई क्या है, प्रभावी लंबाई कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल देखो सीधा सीधा क्या दिख रहा है अपने को, लंबाई अगर कम होगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे जानते हैं, t बराबर 2 पाई √L/g से। जब इसका लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वाले चीज को, इस वाले सेक्शन को हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसको 2-3 एग्जाम्पल दे करके बताया हूं, है ना, 2-3 एग्जाम्पल दे करके बताया हूं। अब इसमें गुरुत्वाकर्षण में क्या फर्क पड़ेगा ये भी देखो। अगर सरल लोलक को हम लोग पृथ्वी के ऊपर ले जाएं, सरल लोलक को पृथ्वी के ऊपर ले जाएं तो इसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सरल लोलक को हम लोग पृथ्वी के नीचे ले जाएं तो इसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला इस कंडीशन में, स्थिति एक में देखो, जब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, किसी सरल लोलक को पृथ्वी के तल से ऊपर ले रहे हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी के तल ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है बताओ, कम होता है कि ज्यादा, कम होता है ना, जी का मान कम होता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2 पाई √L/g। अब जी का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, कम दिख रहा है, जी का वैल्यू कम दिख रहा है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर कट दिख रहा है। तो पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, किसको लेकर के, सरल लोलक को लेकर के, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 2-3-4 फॉर्मेट में ये वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा बोल रहा है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है, एक दीर्ण आधार है, एक आधार है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरल लोलक घूम रहा है। तो सेंटर वाले या माध्य वाले स्थिति में याद रखना, त्वरण क्या होता है, शून्य होता है और वेग अधिकतम होता है। इस वाले कंडीशन में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा और वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा या अधिकतम होगा। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, हर आवर्तन में गोलक 2 बार एक निर्दिष्ट वेग के प्राप्त करेगा। निर्दिष्ट वेग कहने का क्या मतलब है, एक बार उसका वेग 0 होगा तो एक बार उसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति, चरम स्थिति मतलब इसका मैक्सिमम आयाम तक जाएगा, तब कौन सा कंडीशन होगा, यहाँ पे जो है उसका उल्टा, यहाँ पे जो है उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे त्वरण देखना शून्य था तो त्वरण यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई कोई भी पिंड कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसमें कुछ ना कुछ गति होगा, वेग होगा। लेकिन उसका वेग अगर 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा वहीं से, है ना, फिर गिरना चालू हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे देखो। तो क्या बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं क्या, नहीं, सिर्फ उसका वेग शून्य हो रहा है, त्वरण तो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, त्वरण क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने को गलत दिख रहा है भाई, ये ऑप्शन गलत दिख रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दिख रहा है ये सही होगा, 2 दिख रहा है वो सही होगा और 4 जो दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। आयाम मतलब मैक्सिमम आयाम, जैसे जैसे ये यहाँ तक जाएगा तो वेग का मान क्या हो जाएगा, शून्य होते जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट, चारों में से 3 सही दिख रहा है, लेकिन कौन सा सही नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये चरम स्थिति में पहुंचेगा तो त्वरण और वेग दोनों शून्य नहीं होगा, त्वरण तो क्या होगा, मैक्सिमम, और वेग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है अपने को, सही दिख रहा है। ठीक है, 33 देखो, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति में चल रही है, किस, अगर उसका लंबाई कम होगा
तब वो चलेगा। तो किस कंडीशन में, जब शीतकाल आएगा, ठीक है, तब उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा तो वो तेज गति से चलेगा, ठीक है। तो शीतकाल में सही हो जाएगा ये, ठीक। और ग्रीष्म काल में लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा तो उसका आवर्त काल बढ़ जाएगा जी। लेकिन शीतकाल में उसका लंबाई नहीं बढ़ता और क्या हो जाएगा, तेजी से चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग पढ़े थे हम लोगों ने, क्या पढ़ा था जी, वी पलायन वेग बराबर क्या होता है, √2, है ना, वी का बराबर √2 GR पढ़ा था हम लोगों ने। और इसका आवर्त काल कितना होता है, जो पलायन वेग है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखो। इससे अगर कम हुआ तो कोई वस्तु फिर से क्या हो जाएगी, पृथ्वी में गिर जाएगी। लेकिन इसके बराबर या इससे अधिक हुई तो जो वस्तु को अंतरिक्ष में फेंकोगे तो वापस जमीन पे लौट के नहीं आएगी। इसी वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, पलायन वेग बोलेंगे। तो पलायन वेग पृथ्वी का कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चंद्रमा का कितना है, तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखो, अगर किसी पिंड को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है, भाई कितना चाहिए, 11.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाहिए, तब वो अंतरिक्ष को पार कर जाएगा। अगर इससे कम हुआ तो वो फिर से कहाँ आ जाएगा, पृथ्वी में या जमीन में आ जाएगा। तो वह वापस कहाँ पे आ जाता है, पृथ्वी पर आ गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आकर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है जी, तो इसका कारण है जो गैस अणुओं का पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। मतलब वी बराबर √2 GR की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। तो 36 क्वेश्चन तक ही हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एमसीक्यू वाले सेक्शन में हम लोग क्या देखे, इसका 2 सेट देखे थे। सेट 1 हम लोगों ने कल करवाया था, सेट 2 आज देख लिए, है ना। इसका न्यूमेरिकल सेक्शन भी देख लिया हम लोग, न्यूमेरिकल सेक्शन भी देख लिया हम लोगों ने, कैसे इसमें जो मैथ्स वाला सेक्शन आएगा वो आप बनाओगे। और चौथे नंबर पे हम लोग क्या देखे, पहले नंबर पे क्या देखे थे, इसका थ्योरी वाला सेक्शन देखे थे, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल के आधार पे कंप्लीट होता है, एमसीक्यू के आधार पे कंप्लीट होता है और थ्योरी के आधार पे भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर कोई और डाउट होगा तो आप संस्थान के नंबर से 8770123687 में कॉल करके पूछ लेना कौन से बैचेस यहाँ पे चालू हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको जानकारी दे दूं, 399 का एक बैच चल रहा होगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स दिया जाएगा। साथ ही साथ 99 रुपए का टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसमें पूरा कंप्लीट 11 से 12 लाइव क्लास होगा, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लाइव क्लास होता है। ये वो क्लास चलेगा छत्तीसगढ़ का और ये क्लास चलेगा पीसीबी का, ठीक है। ये मेरे द्वारा लिया जा रहा है और 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सीजी की क्लास योगेन सर के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको पूरा पीडीएफ कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, थ्योरी वाला सेक्शन को ट्रिक से याद कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर और कुछ भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 399 में पहले से जो प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड डल गया है। अभी लाइव क्लास अलग से चल रहा है, तो उसमें एक फोल्डर बना होगा, देखना, साइंस बाई मनीष सर, ठीक है। साइंस बाई मनीष सर करके वाले फोल्डर में जाना और उस वाले फोल्डर में क्या होगा, ये पूरा पीसीबी का अलग से सेक्शन वाइज फोल्डर बनाया होगा, उसमें से जो क्लास लाइव हो रहा है और रिकॉर्डिंग हो रहा है वो वहां पे डलते जाएगा, ठीक है। अगर और भी कुछ डाउट होगा तो आप इस नंबर में फोन करना 8770123687 में, वहां पे पूरा का पूरा कोर्स का जानकारी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।